सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे प्रीलिम्स और डे की सीरीज़। और आज हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना और चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने भी अभी तक नहीं किया है, क्योंकि हमारी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ जो हैं वो आपके सामने आती रहेंगी डेली बेसिस पे, ठीक है। और इसके थ्रू आप कितने एक मंथ में 300 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के कर लोगे, ठीक है। तो जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ और चलिए स्टार्ट करते हैं आपने फर्स्ट क्वेश्चन से, ठीक है। और इस वीडियो को आपको कैसे यूज़ करना है, सबसे पहले जो स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया गया है उसको पोज करो, अपना आंसर खुद लगाओ और उसके बाद जो है आप इसका एक्सप्लेनेशन देखो। इसके बाद आपको पता चलेगा कि आपकी कहाँ गलती हो रही है या आपको क्या चीज़ पता है, क्या चीज़ नहीं पता है, ठीक है। और इसके अलावा फिर जब आपकी पूरी वीडियो हो जाए तो उसके बाद आपको जो भी आपका स्कोर होगा वो कहाँ पे कमेंट करना है, कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे डेली बेसिस पे करते हैं, तो आप अपने कॉम्पिटिशन को वहाँ से जज कर सकते हो कि कितने बच्चे वहाँ पे उनका स्कोर कितना आ रहा है और हम कितने लैगिंग है, ठीक है। तो इसी बेसिस पे स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट क्वेश्चन को। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लॉन्च व्हीकल मार्क 3। लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के बारे में हमें कुछ स्टेटमेंट्स बतानी है। देखो, लॉन्च व्हीकल मार्क 3 सबसे पहले क्या है? इसरो ने अभी GSLV, आपने नाम सुना होगा ना, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। GSLV मार्क 3, GSLV मार्क 3 का नाम रिप्लेस करके क्या रख दिया? लॉन्च व्हीकल मार्क 3। क्या लिख दिया? लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रख दिया है, ठीक है। ये रख दिया है, तो उसी के बारे में हमसे बात पूछी है कि लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के बारे में हमें कुछ स्टेटमेंट्स बतानी है। सबसे पहले लॉन्च व्हीकल मार्क 3 इज इंडियाज हैवीएस्ट रॉकेट, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये इंडिया का हैवीएस्ट रॉकेट है, ठीक है। ये कितने मतलब पेलोड को कैरी कर सकता है? याद रखना, अप टू 8 टन। कितने पेलोड को कैरी कर सकता है? अप टू 8 टन जो है वो मेनली ये पेलोड को कैरी कर सकता है, ठीक है। कहाँ तक? लो अर्थ ऑर्बिट में। अगर हमें लो अर्थ ऑर्बिट में जाना है तो मेनली ये 8 टन तक के मतलब उसको ले जा सकता है, ठीक है। और उससे आगे भी जा सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। याद रखना ये सारी चीज़ें। सेकंड है, इट इज़ 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल विद क्रायोजेनिक अपर स्टेज, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल सही है। ये 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल है, ठीक है। ये 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल है और इसमें लास्ट स्टेज क्या है? हमारी क्रायोजेनिक अपर स्टेज है। थर्ड है, इट डज नॉट हैव अ फिक्स्ड ऑर्बिट एंड कैन गो एनीवेयर, बिल्कुल इसका कोई फिक्स्ड ऑर्बिट भी नहीं है, ये कहीं भी जा सकता है, जैसे कि जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट में भी जा सकता है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट में भी जा सकता है और लो अर्थ ऑर्बिट में भी जा सकता है, ठीक है। जो भी या फिर जो मिशंस जाएंगे मून को या सन को, वहाँ पे भी ये लेके जा सकता है। तो तीनों ही स्टेटमेंट जो है हमारी जो ये है लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के बारे में करेक्ट है, ठीक है। तो हमें करेक्ट बतानी है, तो करेक्ट तीनों ही करेक्ट है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है? सी, ठीक है। देखो, ये है मेन वेबसाइट से मैंने ये जो है पिक्चर उठाई है। मैंने अभी बताया कि लो अर्थ ऑर्बिट में कितना पेलोड लेके जा सकता है? 8 टन, 8000 kg, ठीक है। ध्यान रखना, लो अर्थ ऑर्बिट में कितना लेके जा सकता है? 8000 kg। अगर जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में लेके जाना है तो कितना लेके जा सकता है? जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में लेके जाना है तो कितना लेके जा सकता है? 4 टन या फिर 4000 kg, ठीक है। इसमें अपर स्टेज क्या होती है? क्रायोजेनिक होती है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? C25, ठीक है। याद रखना, क्रायोजेनिक होती है अपर स्टेज, ठीक है। क्रायोजेनिक अपर स्टेज होती है इसमें। और इसके अलावा इसमें क्या क्या यूज़ होता है? इसके अलावा इसमें दो जो S200 की सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स हैं वो भी इसमें यूज़ होते हैं, थ्रस्ट प्रोवाइड करने के लिए, जो लिफ्ट अप के लिए हमें रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। और ये जो S200 का जो मतलब रॉकेट बूस्टर है, सॉलिड रॉकेट बूस्टर है S200, ये किसने बनाया था? ये बनाया था विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने, ठीक है। किसने? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने, ठीक है। अब कोर स्टेज एक तो होगी हमारी अपर क्रायोजेनिक स्टेज, तो कोर स्टेज में क्या होती है? याद रखना, लिक्विड स्टेज होती है। कोर स्टेज हमारी क्या होती है? लिक्विड स्टेज होती है, L110, ठीक है। ये एक लिक्विड स्टेज है जिसमें दो जो विकास इंजन है वो डिज़ाइन और डेवलप किए गए हैं लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर ने। किसने? लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर ने। और अभी ये न्यूज़ में क्यों है? अभी ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इसरो ने अभी इसके थ्रू जो है वो मतलब अभी कमर्शियल लॉन्च किया है, ठीक है। कमर्शियली लॉन्च किया है इसरो ने, ठीक है। 6 टन का पेलोड, कहाँ पे? 6 टन का पेलोड। और कहाँ पे किया? लो अर्थ ऑर्बिट में किया है, ठीक है। लो अर्थ ऑर्बिट में 6 टन का पेलोड अभी लॉन्च किया है इसरो के लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के साथ, ठीक है। ध्यान रखना। और ये किसका मिशन था? ये वन वेब या फिर आप बोल सकते हो M2 या वन वेब का इंडिया 1 मिशन था, ठीक है। इसमें कमर्शियल लॉन्च इसका हुआ है, इसीलिए मेनली ये न्यूज़ में है अभी, ठीक है।
और ये LV-3M2 क्या है, ये अभी मैंने बताया, ये कमर्शियल सैटेलाइट मिशन है किसका, NSIL का, ठीक है। ये सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है जो किसके अंडर है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर है, ठीक है। मेनली ये NSIL और वन वेब दोनों ही मिलके, वन वेब क्या है, वन वेब लिमिटेड एक UK बेस्ड कंपनी है, दोनों ही मिलके मेनली इस प्रोजेक्ट को मतलब वो कर रही हैं, ठीक है। लो अर्थ ऑर्बिट में कुछ सैटेलाइट्स को रखा जा रहा है, यही बस चीज़ें हैं मेनली। वन वेब जो है वो इसरो और NSIL के साथ इसने पार्टनरशिप कर रखी है कि हम जो है कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे, हम क्या करेंगे, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे अक्रॉस इंडिया बाय 2023, इसलिए मेनली इन्होंने ये जो सैटेलाइट है ये भी लॉन्च किया है इसी डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये है हमारा लॉन्च व्हीकल मार्क 3। आ जाते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, हमें बताना है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एट प्रेजेंट द कल्टिवेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ पॉपी एंड ओपियम इन इंडिया इज कंट्रोल्ड बाय द प्रोविजंस ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट एंड रूल्स। बोल रहे हैं कि एट प्रेजेंट जो पॉपी और ओपियम का जो कल्टीवेशन है या जो उसकी प्रोसेसिंग है उसको कौन कंट्रोल करता है, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट एंड रूल्स मेनली उस कंट्रोल करते हैं। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, मेनली पॉपी और ओपियम के कल्टीवेशन को एट प्रेजेंट यही जो एक्ट है वो कंट्रोल करता है। सेकंड है, देयर आर नो प्रोविजंस फॉर ग्रांटिंग बेल व्हेन एन एक्यूज्ड इज बुक्ड अंडर नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 एंड अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। बोल रहे हैं कि अगर कोई भी NDPS और UAPA के अंडर कोई अगर बुक हो जाता है तो कोई भी बेल का प्रोविज़न नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, बिल्कुल रॉन्ग है। मतलब बेल का प्रोविज़न है जब अगर मतलब नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस के उसमें भी आ जाता है तो मेनली क्या है आपके पास बेल का प्रोविज़न है, ठीक है। याद रखना ये नॉर्मल बेल का प्रोविज़न है, ऐसा नहीं है कि बेल का प्रोविज़न नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाती है हमारी, रॉन्ग हो जाती है। थर्ड है, द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज द NDPS एक्ट नोडल एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। NDPS की मेनली जो नोडल एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी कौन है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। कौन है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है इसका मेन वो। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट दे रखी है। फोर्थ है, द नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट अडॉप्ट्स अ रिफॉर्मेटिव अप्रोच टुवर्ड्स ड्रग्स एडिक्ट्स। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो NDPS एक्ट है ना वो मेनली एक रिफॉर्मेटिव अप्रोच यूज़ करता है ड्रग जो एडिक्ट्स हो गए हैं उनके लिए, ठीक है। उनके लिए कैसी अप्रोच यूज़ करता है, रिफॉर्मेटिव अप्रोच, कि वो जो है वो ड्रग्स को ना लें ताकि ये चीज़ ठीक हो सके। तो इसमें हमें पूछा है कितनी स्टेटमेंट्स करेक्ट है, करेक्ट कितनी है, 3 स्टेटमेंट हमारी इसके बारे में क्या है, करेक्ट है, ठीक है। तो 2-3 चीज़ें इसमें ध्यान रखना इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या क्या है। देखो, एक तो जो कैनाबिस है ना या हेम्प है वो मेनली नार्कोटिक्स ड्रग्स के अंडर आता है, ठीक है। इसके अलावा चरस जो हो गया, गांजा हो गया, कोई भी मिक्सचर हो गया, ये जो भी कैनाबिस से बनते हैं, ठीक है, ये सारे मेनली किस में आते हैं, ये इंक्लूड होते हैं इसमें, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। और भांग जो है ना वो NDPS एक्ट में मेंशन नहीं है, ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। जो भांग है वो NDPS एक्ट में मेंशन नहीं है। अब ये देखो भाई, इसके अंडर, इस एक्ट के अंडर पनिशमेंट कितनी है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखो, इसके अंडर पनिशमेंट कितनी है, ठीक है। मेनली जो पनिशमेंट है इसमें प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर, सेल, परचेज, इंपोर्ट, इंटरस्टेट एक्सपोर्ट ऑफ कैनाबिस, ये सारी चीज़ें इसके अंडर बैन है, ठीक है। मतलब जितना भी अमाउंट ड्रग का सीज किया जाएगा उतनी ही आपको ज़्यादा पनिशमेंट मिलेगी। इसमें कुछ केसेस में तो डेथ पेनल्टी का भी प्रोविज़न है अगर कोई रिपीटेड ऑफेंडर है तो उसके लिए, ठीक है, याद रखना। अब सबसे ज़्यादा क्राइम्स का नंबर कहाँ से आ रहा है इस केस में, तो NCRB के डेटा के अकॉर्डिंग पंजाब में सबसे ज़्यादा ये चीज़ चल रही है, ठीक है। उसके बाद हिमाचल, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, उनमें ये सबसे ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा पंजाब, फिर हिमाचल, फिर अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अभी ये देखो कि लोवेस्ट क्राइम रेट इसके अंडर 2021 की ये सारी मतलब वो हैं, मतलब डेटा है, ठीक है। तो लोवेस्ट क्राइम रेट कहाँ पे था, UT, दादर एंड नगर हवेली में सबसे कम इसमें क्राइम रेट था, और उसके बाद दमन एंड दीव में था, और उसके बाद गुजरात और बिहार में भी कम है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे कम है, और सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, पंजाब में है, हिमाचल में, अरुणाचल प्रदेश में, इन सब में है। इसको रोकने के लिए और क्या इनिशिएटिव चल रहे हैं, काफ़ी सारे इनिशिएटिव हैं, जैसे कि नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाया था जो 2016 में मतलब मेनली बनाया गया है इन सारी चीज़ों को कोऑर्डिनेट करने के लिए। सीजर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम क्रिएट किया गया ताकि कंप्लीट ऑनलाइन डेटाबेस जो भी ड्रग ऑफेंसेस का या ऑफेंडर्स का वो क्रिएट किया जा सके। नेशनल ड्रग अब्यूज़ सर्वे भी किया जाता है, किस मिनिस्ट्री के द्वारा, याद रखना, थ्रू
मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये मिनिस्ट्री हमेशा याद रखना, ठीक है। नेशनल ड्रग अब्यूज सर्वे कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट करती है। विद द हेल्प ऑफ किसके साथ मिलके? नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर ऑफ एम्स के साथ मिलके। एक प्रोजेक्ट सनराइज भी चल रहा है, ठीक है। प्रोजेक्ट सनराइज पूछा जा सकता है, प्रोजेक्ट सनराइज किसके लिए चल रहा है, क्यों चल रहा है, कौन चला रहा है, ठीक है। ये मेनली प्रोजेक्ट सनराइज किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने स्टार्ट किया है, 2016 में स्टार्ट किया है, ताकि जो है HIV का जो प्रिवेलेंस है उसको टैकल किया जा सके नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, स्पेशली जो ड्रग इंजेक्ट करते हैं उन पीपल में, ठीक है। ध्यान रखना ये चीज़। और फिर है नशा मुक्त भारत और ड्रग फ्री जो इंडिया है वो भी एक स्कीम लॉन्च की गई है। तो ये सारी जो स्कीम है ये मेनली ड्रग्स को रोकने के लिए या फिर मतलब ड्रग एडिक्शन को रोकने के लिए स्टार्ट की गई हैं। तो अब हमारा आ जाता है क्या? नारकोटिक कंट्रोल्स ब्यूरो, ठीक है। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो में क्या है? देखो एक और बॉडी क्या है, क्या नारकोटिक कंट्रोल्स ब्यूरो भी मैं बता रही थी, ठीक है। ये एक नोडल ड्रग लॉ इन्फोर्समेंट है, ठीक है। ये एक नोडल ड्रग लॉ इन्फोर्समेंट है एंड इंटेलिजेंस एजेंसी है इंडिया की, मेनली जो ड्रग ट्रैफिकिंग को फाइट करने में और जो इलीगल सब्सटेंसेज हैं उसके अब्यूज़ को रोकने के लिए मेनली बनाई गई है। किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर है। हेडक्वार्टर्स के कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। कब एस्टेब्लिश की गई थी? 1986 में की गई थी, ताकि जो नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज एक्ट है उसका फुल इम्प्लीमेंटेशन हो उसके। तो ध्यान रखना इस एक्ट के फुल इम्प्लीमेंटेशन के लिए कौन सी बॉडी है? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ठीक है। इसका मैंडेट ही है कि हमें जो ड्रग ट्रैफिकिंग से फाइट करना है ऑल इंडिया लेवल पे, ठीक है। तो ध्यान रखना इस एक्ट के अकॉर्डिंग 1986 में एक बॉडी भी एस्टैब्लिश की गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जो ये क्वेश्चन हो जाता है ये हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कुछ स्टेटमेंट्स को हमें कंसिडर करना है। सबसे पहले प्रिवेंटिंग सोइल इरोजन इज वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। बोल रहे हैं कि जो सोइल इरोजन को प्रिवेंट करना एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है या एक कंपोनेंट है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का। तो बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है, ठीक है। सेकंड है सोइल हेल्प्स टू रेगुलेट द अर्थ्स क्लाइमेट बाय स्टोरिंग कार्बन। जो सोइल है वो मेनली हेल्प करती है अर्थ के क्लाइमेट को रेगुलेट करने में कार्बन को स्टोर करके। तो ये भी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। थर्ड है बर्निंग ऑफ क्रॉप रेसिड्यू कैन लीड टू सोइल न्यूट्रिएंट लॉस। ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है कि जो क्रॉप का रेसिड्यू है जब उसकी बर्निंग करते हैं तो इससे क्या हो जाता है? सोइल के न्यूट्रिएंट में लॉस हो जाता है। ये तीनों ही स्टेटमेंट हमारी इसके बारे में सही दी गई हैं, ठीक है। तो करेक्ट हमें बतानी है, तो करेक्ट हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाती है? इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है? डी, ठीक है। तो इसके बारे में सारी स्टेटमेंट सही दी गई हैं। वैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में काफ़ी सारे इनिशिएटिव हैं, जैसे कि इसमें नेचुरल वेजिटेशन को रिजनरेट करना है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी है, ग्राउंड वाटर टेबल को रिचार्ज करना है, ठीक है। ये भी सारे इसी में हैं। अभी देखो सबसे पहले जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ये कब लॉन्च की गई है? 2015 में लॉन्च की गई थी ये, ठीक है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है। सेंट्रल सेक्टर ने सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है 2015 में लॉन्च की गई थी और सेंटर और स्टेट्स का शेयर 75:25 और नॉर्थ ईस्ट स्टेट का या फिर हिली स्टेट का अगर माने तो 90:10 है, ठीक है। ये आपको पता होगा। तो ठीक है 2015 में लॉन्च की गई। इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या हैं? इन्वेस्टमेंट्स को लेके आना इरीगेशन में फील्ड लेवल पे, ठीक है। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा जो कल्टीवेबल एरिया है उसको एश्योर्ड इरिगेशन करना, हर खेत को पानी मेनली प्रोवाइड करना, ठीक है। और ऑन फार्म वाटर यूज़ एफिशिएंसी, पानी तो पहुंचा दिया उसके बाद उस वाटर का यूज़ जो है वो एफिशिएंट यूज़ से करना है, एफिशिएंसी से करना है ताकि वेस्टेज को रिड्यूस किया जा सके। पर ड्रॉप मोर क्रॉप वाला जो प्रोविज़न है वो वहाँ पर लगाना है। वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज़ का भी यूज़ करना है। और ये देखो ये मेनली किन ऑनगोइंग स्कीम्स को अमलगेट करके बनाई गई है, ठीक है। ये किन को अमलगेट करके बनाई गई है? एक है एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम जो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स एंड रिवर डेवलपमेंट यानी गंगा रिजनरेशन के अंडर चल रहा था, उसको मिलाया गया है। साथ में इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम को मतलब इंटीग्रेट किया गया है। इसके अलावा ओन फार्म वाटर मैनेजमेंट को इंटीग्रेट किया गया है। तो इन 3 स्कीम्स को इंटीग्रेट करके प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को लॉन्च किया गया है, ठीक है। ध्यान रखना कौन कौन सी स्कीम को है। इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा? स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल का इरिगेशन प्लान बनाया गया है। डिसेंट्रलाइज इम्प्लीमेंटेशन इसका किया जाएगा, सेंट्रलाइज नहीं डिसेंट्रलाइज इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा थ्रू स्टेट इरिगेशन प्लान एंड डिस्ट्रिक्ट इरिगेशन प्लान, ठीक है।
ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, हमें बताना है पोस्टल बैलेट्स के बारे में। किसके बारे में? पोस्टल बैलेट्स के बारे में बताना है। सबसे पहले बोल रहे हैं कि जो मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज हैं और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं जो इंडिया के आउटसाइड पोस्टेड हैं वो ओनली बाई पोस्ट ही जो है वो दे सकते हैं। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है भाई। जो आर्म्ड फोर्सेज के मेंबर्स हैं और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो मेनली बाई पोस्ट जो है वही राइट टू वोट है उनका, मतलब ठीक है, वो वोट उसी के थ्रू दे सकते हैं। सेकेंड है वोटर्स अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन कैन नॉट वोट बाई पोस्ट। देखो जो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर वोटर्स हैं वो भी पोस्ट के थ्रू या फिर वोट कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना वोटर्स अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन कैन ऑल्सो वोट ओनली बाई पोस्ट। ठीक है, ये भी कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाती है? रॉन्ग, क्योंकि इसने बोल रखा है कि वो नहीं कर सकते। नहीं, वो कर सकते हैं। थर्ड है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स, इनके पास भी ऑप्शन होता है पोस्ट से वोट करने का। तो बिल्कुल इनके पास भी ऑप्शन होता है। तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। करेक्ट कौन कौन से? फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो केवल हमारी 2 ही स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या आ गया? बी। ठीक है, तो कौन कौन दे सकता है, कौन कौन नहीं दे सकता है, मेरे लिए यही क्वेश्चन हमसे पूछा था। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें कुछ स्टेटमेंट्स को कंसीडर करना है। सबसे पहले बार फुकान वॉज पोस्ट इक्विवेलेंट टू गवर्नर जनरल क्रिएटेड इन अ होम किंगडम। देखो बार फुकान, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि बार फुकान एक पोस्ट इक्विवेलेंट है गवर्नर जनरल के जो मिली होम किंगडम में क्रिएट की गई थी। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड है बैटल ऑफ सरायघाट वाज नेवल बैटल फाउट। नेवल बैटल मतलब ये नेवल बैटल ऐसा नहीं कि ओशन में लड़ा गया था, ये मेनली रिवर में लड़ा गया था। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा में। तो बैटल ऑफ सरायघाट, जो बैटल ऑफ सरायघाट था वो मेनली मुगल अंपायर और अहोम किंगडम के बीच में लड़ा गया था ब्रह्मपुत्रा रिवर में। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही है, सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, दोनों स्टेटमेंट हमारी सही है। तो बोला इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट ना तो फर्स्ट स्टेटमेंट है ना सेकंड स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इनकरेक्ट तो इनमें से कोई भी नहीं है। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो हमारी सही है इसके बारे में। अभी ये देखो भाई, ये लचित बोरफुकान हमने देखा था। तो ये लचित बोरफुकान कौन थे? ठीक है, तो ये 1622 में जन्मे थे। बोरफुकान जो है अपनी लीडरशिप के लिए जाने जाते हैं। किस में? बैटल ऑफ सरायघाट में, जो अभी हमने पढ़ा। कब हुआ था? 1671 में हुआ था। तो याद, बैटल ऑफ जो सरायघाट कब हुआ था? 1671 में हुआ था। मुगल फोर्सेस और मेनली अहोम किंगडम के बीच में हुआ था, क्योंकि जो मुगल्स थे वो असम को कैप्चर करना चाहते थे। ठीक है, असम को कैप्चर करना चाहते थे और ब्रह्मपुत्रा के रिवर बैंक पे लिए लड़ा गया था 1671 में। ठीक है, और ये ग्रेटेस्ट नेवल बैटल था जो किसी रिवर के ऊपर लड़ा गया था और जिससे मेनली जो है अहोम जो थे वो मुगल्स के ऊपर जीत गए थे। ठीक है, मेनली अहोम्स की जीत हुई थी, मुगल जो थे वो इसमें हार गए थे। ठीक है, तो इसीलिए और इसमें लीडरशिप कौन थे? लीडर कौन थे? बोरफुकान, लचित बोरफुकान। तो इसीलिए जो है लचित बोरफुकान गोल्ड मेडल, आपने सुना होगा, लचित बोरफुकान गोल्ड मेडल भी दिया जाता है जो बेस्ट कैडेट होते हैं एनडीए के बेस्ट कैडेट को लचित बोरफुकान गोल्ड मेडल भी दिया जाता है। ये जो मेडल है कब इंस्टीट्यूट किया गया था? 1999 में। ठीक है, ताकि जो डिफेंस पर्सनल है वो इंस्पायर हो सकें और बोरफुकान जी का जो हीरोइज्म है वो उसको कॉपी कर सकें, उनके सेक्रीफाइस को कॉपी कर सकें। ठीक है, और जो बोरफुकान जी थी इनकी डेथ हुई थी 1672 में। कब हुई थी? 1672 में। तो ये एक गोल्ड, देखो आजकल जो मेडल्स है ना वो भी आने लग गए हैं पेपर में। ठीक है, तो हमें हर टाइप की चीज़ें करनी है, तो इसीलिए मैंने ये चीज़ आपको दिखाई कि लचित बोरफुकान गोल्ड मेडल भी दिया जाता है। ठीक है, तो हाँ, हमारा ये वाला क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है? हमें बताना है किसके बारे में? फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहले यदि नाट्य शास्त्र स्पीक्स ऑफ मास्क एंड देयर यूज इन थिएटर, बोल रहे हैं कि जो नाट्य शास्त्र है उसमें मास्क के बारे में बताया गया है और उसके थिएटर में यूज के बारे में भी बताया गया है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, उसके बारे में बताया गया है। सेकेंड है देयर इज नो एविडेंस ऑफ यूज ऑफ मास्क इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो याद रखना ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि मेनली जो है मास्क का जो एविडेंसेस हैं वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिलते हैं। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिलते हैं, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, वहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, थर्ड है दी टेराकोटा मास्क डेटिंग बैक टू 4th सेंचुरी हैव बीन एक्सकेवेटेड इन ईस्टर्न इंडिया। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल सही है कि ईस्टर्न इंडिया में, मेनली बिहार में, ठीक है, मेनली बिहार में जो है वो टेराकोटा के मास्क जो मेनली जिन पे लिखा गया है 4th सेंचुरी वो मेनली एक्सकेवेट किए गए। तो ये अभी रिसेंट की न्यूज़ है, ये अभी रिसेंट की न्यूज़ है, इसीलिए ये न्यूज़ में है। ठीक है, तो ईस्टर्न इंडिया में मिले हैं, तो बिल्कुल ही वो मिले हैं। तो हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट कौन सी है? केवल फर्स्ट और थर्ड ही करेक्ट हैं और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इसके बारे में हमारी रॉन्ग है।
इसके बारे में एक दो चीज़ें और हैं आपके जानने के लिए, ठीक है। क्या सबसे पहले ये किसने लिखी थी, ठीक है। इसको लिखा था भरत ने, ठीक है। एक मिथिक ब्राह्मण सेज और प्रिस्ट थे भरत, उन्होंने मेनली लिखा था 200 BC से 200 AD के बीच में, ऐसा माना जाता है उस टाइम पे इन्होंने लिखा था, ठीक है। ये एक ट्रेटाइज एंड हैंडबुक है किस पे, ड्रामेटिक आर्ट पे, ठीक है। ड्रामेटिक आर्ट पे है ये मेनली, और इसको 5th वेदा भी बोला जाता है। ध्यान रखना, इसको मेनली 5th वेदा भी बोला जाता है। कौन सी बुक को 5th वेदा बोला जाता है, तो वो नाट्यशास्त्र, भरत मुनि की नाट्यशास्त्र, ठीक है। और इसके अलावा देखो, आपने मास्क का यूज़ उसमें भी सुना होगा, आपने आर्ट एंड कल्चर की बुक पढ़ी होगी तो आपने सुना होगा अंक्या भावना, आपने ये नाम सुना है, अंक्या भावना, ठीक है। ये एक ड्रामा है, ये एक ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ ड्रामा है जो मेनली कहाँ पे किया जाता है, असम में किया जाता है। ये ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ ड्रामा है जो मेनली असम में किया जाता है, और ये मेनली मास्क पहन के ही किया जाता है, ठीक है। तो ये भी मेनली इसमें मास्क का जो है वो हमें मेंशन मिलता है ट्रेडिशनल डांसेस में भी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकेंड हमें क्या बोलता है, थोलू बोमलता इज शैडो पपेट थिएटर ट्रेडिशन प्रैक्टिस्ड इन आंध्र प्रदेश। बोल रहे कि थोलू बोमलता एक शैडो पपेट थिएटर है जो मेनली आंध्र प्रदेश में प्रैक्टिस की जाती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आंध्र प्रदेश में जो शैडो पपेट थिएटर है वो मेनली थोलू बोमलता मेनली वो करी जाती है, प्रैक्टिस की जाती है। सेकेंड है दी एपिक महाभारत मेंशन अबाउट पपेट ट्रेडिशन। बिल्कुल पपेट ट्रेडिशन के बारे में महाभारत में भी मेंशन किया गया है। थर्ड, लेदर पपेट्स आर नॉट यूज्ड इन इंडिया फॉर रिलीजियस रीजंस। तो आपने जो ऊपर नाम पढ़ा है ना, थोलू बोमलता, इसमें थोलू का नाम ही लेदर होता है। थोलू का मतलब होता है लेदर, ठीक है। थोलू का मतलब होता है लेदर, और बोमलता का मतलब क्या होता है, पपेट डांस। इसका मतलब क्या होता है, पपेट डांस। तो लेदर पपेट डांस ही इसका मेन वो चीज़ है। तो थोलू बोमलता में लेदर यूज़ होता है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि इंडिया में लेदर का यूज़ नहीं होता, पपेट्स को बनाने में लेदर का यूज़ होता है, ठीक है। ध्यान रखना इसको। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो हमारी 2 स्टेटमेंट इसके बारे में करेक्ट हो जाती हैं। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, हमें फोक थिएटर और रीजन के बारे में, कि वो चीज़ कहाँ पे होती है उसके बारे में हमें बताना है, ठीक है। फोक थिएटर के बारे में बताना है। तो आपने एक चीज़ सुनी होगी, तमाशा कहाँ पे होता है, महाराष्ट्र में ही होता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट लिख रखी है, तमाशा महाराष्ट्र में होता है। और नौटंकी कहाँ पे होती है, यूपी में ही होती है, ठीक है। नौटंकी यूपी में होती है और तमाशा यहाँ पे महाराष्ट्र में होता है। और आपने नाम सुना होगा भवई। भवई कहाँ पे है, गुजरात में, ठीक है। ये कहाँ पे है, ये फोक थिएटर कहाँ पे होता है, गुजरात में होता है, ठीक है। भवई कहाँ पे होता है, गुजरात में होता है। और यक्षगान, यक्षगान का नाम सुना होगा आपने, ठीक है। ये कहाँ पे होता है, कर्नाटका में होता है, ठीक है। यक्षगान मेनली कहाँ पे होता है, कर्नाटका में होता है। ये केरला में नहीं होता, ये बंगाल में नहीं होता, ठीक है। तो ये सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है, फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट फर्स्ट एंड फोर्थ हमारी करेक्ट है, तो केवल 2 ही स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है इसके बारे में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बता रहा है, संस्कृत थिएटर के बारे में बताना है कि संस्कृत जो थिएटर है उसके डिक्लाइन के रीजंस क्या क्या हैं, क्या क्या रीजंस हैं उसके डिक्लाइन के, ठीक है। तो सबसे पहले रिजिड ऑर्थोडॉक्सी। रिजिड ऑर्थोडॉक्सी रेस्ट्रिक्टेड द क्रिएटिव स्पेस। बिल्कुल ऑर्थोडॉक्सी ने ही मेनली जो है क्रिएटिव स्पेस को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। सेकंड है, इट वाज इंक्रीजिंगली कन्फाइंड टू द रिलीजियस स्फेयर्स एंड अमंग द ब्राह्मण्स। बिल्कुल ये मेनली रिलीजियस स्फेयर में कन्फाइंड थी और ब्राह्मण्स के अमंग ही कन्फाइंड थी। और थर्ड है, एडवेंट ऑफ मुस्लिम रूलर्स। बिल्कुल उन्होंने भी, ये भी एक रीज़न थे कि संस्कृत का जो थिएटर है वो डिक्लाइन हो गया। तो सारे ही इसके बारे में जो है हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। तीनों ही स्टेटमेंट इसके बारे में क्या है, हमारी करेक्ट है। अब आ जाते हैं किस पे, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, हमें बताना है किसके बारे में, दामसा ढोल और चमक के बारे में। दामसा ढोल और चमक क्या है, ये किस डांस से एसोसिएटेड है। तो याद रखना, ये दामसा ढोल और चमक किस में आते हैं, छाऊ डांस में यूज़ होते हैं। कहाँ पे यूज़ होते हैं, ये छाऊ डांस में यूज़ होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। छाऊ डांस में मेनली ये यूज़ होते हैं। तो ये आप इसमें देख पा रहे हो कि छाऊ क्या है। छाऊ एक क्लासिकल इंडियन डांस है, मार्शल, जिसमें मार्शल, ट्राइबल, फोक ट्रेडिशन सारी चीज़ यूज़ की जाती है। मेनली ये कहाँ पे होता है, बंगाल में, झारखंड का जो बंगाल, झारखंड और उड़ीसा का जो मिक्सिंग रीजन है वहाँ पे मेनली होता है। जैसे कि पुरुलिया में होता है, बंगाल के पुरुलिया में, झारखंड के सरायकेला में और उड़ीसा के मयूरभंज में मेनली होता है। और छाऊ डांस की मेन स्टोरी
स्टोरी क्या है, रामायण और महाभारत में से मेनली इसमें स्टोरी उठाई जाती है। और ये देखो इस टाइप का डांस होता है, ठीक है, छाऊ डांस इस टाइप का डांस होता है, ध्यान रखना। इसमें डांसर मेनली क्या क्या इंपर्सोनेट करते हैं, याद रखना। छाउज मतलब सॉरी जो डांसर्स हैं वो मेनली क्या इंपर्सोनेट करते हैं, वो गॉड बनते हैं, एनिमल बनते हैं, बर्ड, हंटर, रेनबो, नाइट, फ्लावर, ये सारी चीज़ वो पर्सन्स के थ्रू ही दिखाई जाती है, ठीक है। और यही चीज़ है। और मेनली ये मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है। और छाऊ मास्क, ये याद रखना, छाऊ मास्क ऑफ पुरुलिया इज़ रजिस्टर्ड अंडर जोग्राफिकल इंडिकेशन। ये भी आप चीज़ ध्यान रखना कि ये इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। छाऊ मास्क जो है पुरुलिया का, उसको जीआई टैग भी मिला हुआ है, मास्क को, ठीक है, डांस को नहीं, मास्क को, ठीक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो जाता है, लास्ट क्वेश्चन भी। सो मे बी गाइज आपका टेस्ट ख़त्म हो चुका होगा और आपको जो आज का क्विज है वो काफ़ी अच्छा लगा होगा, इनरिचिंग लगा होगा, ठीक है। तो आपका क्या स्कोर रहा आज का? अगर आपका स्कोर आज 7+ या 6+ है तो यू आर इन अ गुड कंडीशन, आप अच्छा कर रहे हो, ठीक है। और अगर जो भी आपका स्कोर है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, क्योंकि पर्सनली मैं आपके कमेंट्स जो है वो डेली बेसिस पे देखती हूँ। और इसके अलावा इस वीडियो के साथ इसी तरह से इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करो, ठीक है, ताकि इस वीडियो से बहुत सारे बच्चे जुड़ सकें और हमारे भी इस चैनल की जो है इसके साथ ग्रोथ हो सके। इसके अलावा आपको डेली बेसिस पे क्वेश्चंस ऐसे ही करते रहने हैं ताकि आपकी डेली बेसिस पे इंप्रूवमेंट हो सके। और इसके अलावा आप जो है मीन्स के साथ साथ में तैयारी करते रहो, ठीक है। डेली के 1 से 2 क्वेश्चंस आप हमारे चैनल में भी लिख के भेज सकते हो। आपको हमारे ऐप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें हमारा जो है 2024 के लिए भी और 2023 के लिए भी जो है मीन्स के लिए आंसर राइटिंग का कोर्स चल रहा है, ठीक है। तो अगर आपको उस इनिशिएटिव के साथ हमसे कनेक्ट होना है तो आप वहाँ पे भी हमसे कनेक्ट हो सकते हो। पर्सनल बेसिस पे मेंटरशिप भी आपको प्रोवाइड की जाएगी आंसर राइटिंग के लिए, जो 2023 के लिए दे रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारी इन सीरीज़ के साथ जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा इसके डेली बेसिस पे इसको देखो, ठीक है। आप सभी को पता है जो ये लेक्चर है ये मॉर्निंग में अपलोड होता है, तो चाय की चुस्की के साथ इस लेक्चर को भी आप अपनी 10 से 15 मिनट दे सकते हो, ठीक है। आप डबल स्पीड में देखोगे तो बहुत ही जल्दी आपका ये लेक्चर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसी नोट पे आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। तो प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स में भी इसको शेयर करो, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।